हेलो स्टूडेंट, मैं अजय कुमार तिवारी ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम आज क्लास 12 को पहला लेसन जो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में अगले टॉपिक जिसको हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव, इसको पढ़ेंगे। क्या है वैद्युत द्विध्रुव, इसको देखते हैं। जैसे इसकी परिभाषा से इसको देखें, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। जैसे इस फिगर को देखा जाए, इसमें दो चार्ज है, बराबर और विपरीत है, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, और इनके बीच की दूरी 2l। ये जो सिस्टम, इनको मिला के जो सिस्टम बना, इसको हम वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। इसका मध्य बिंदु O और यहां से इसकी दोनों तरफ की दूरी L। तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव को अगर हम बनाते हैं तो उसमें दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। फिर चलते हैं वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। जब भी हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को लेंगे तो किसी वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश, कोई भी एक आवेश तथा उनके बीच के अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P कहते हैं। इसको हम प्रदर्शित करते हैं P से, P कहते हैं। तो P अगर हम इसको देखें, P इक्वल्स टू Q और इनके बीच की अल्प दूरी को ले रहा है 2l और P इक्वल्स टू 2ql। यूनिट की बात करें, मात्रक, Q आवेश है तो कूलम और L लंबाई है या इनके बीच की दूरी है तो मीटर, और इसके बीमे सूत्र की बात करें तो ये होगा ATL। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। स्टूडेंट, अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसा एक ये वैद्युत द्विध्रुव है, दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी, जिसको हम 2l ले सकते हैं, ये स्थित है। अब इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अगर एक आवेश होता तो आपके पास इससे पहले मैंने जो पढ़ाया था उसमें फॉर्मूला था एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन यहाँ पे दो आवेश हैं। तो अब इसकी दो स्थितियां, जैसा पहला इसमें स्थिति होगा अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के लिए, जैसे ये दोनों आवेश हैं, इनको मिलाने वाली रेखा, इस पर स्थित किसी बिंदु, अगर यहाँ पे एक बिंदु P हो, इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी। तो एक स्थिति होती है, क्योंकि ये अक्ष पर स्थित है इसलिए इसको बोलते हैं अक्षीय स्थिति। दूसरा है अक्ष के लंबवत स्थित किसी बिंदु के लिए, जैसे इस बिंदु को हम यहाँ पर ले, बिंदु P अगर हमारी दूसरी स्थिति में ये हो तो ये अक्ष के लंबवत स्थित है, इसको मिलाने वाली रेखा के लंबवत स्थिति, तो इसको हम बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। अब हम लोग एक एक करके हर एक स्थिति के फॉर्मूले को देखेंगे कि क्या है। उसमें पहला है हमारा अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के लिए या अक्षीय स्थिति। ये देखते हैं हम लोगों की पहली स्थिति जो है अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे ये एक वैद्युत द्विध्रुव है AB, इसमें दो बराबर और विपरीत आवेश हैं A और B, इस पे माइनस क्यू और इस पे प्लस क्यू, और ये इसका मध्य बिंदु O है। आपको अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और अच्छी स्थिति क्या है, इनको मिलाने वाली रेखा के अक्ष में स्थित वो बिंदु P है, जिस पर हमें एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव AB एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है, और इसके मध्य बिंदु O से, जैसा मैं बता रहा हूं, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है, और इसके मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में मैंने आपको बताया था कि जिस भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, जैसे इस बिंदु पर ज्ञात करनी है, उस पर हम एक अल्प परीक्षण धन आवेश Q0 रखते हैं। जैसे मैंने इसको Q0 को यहाँ पर रखा है। अब जब हमने P पर एक अल्प परीक्षण आवेश Q0 रख दिया, तो अब इस हम बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। आपको एक बिंदु आवेश के कारण, जैसे इसके पहले के वीडियो में आपने पढ़ा था, एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला है E इक्वल्स टू 1/4πε0 K Q/r², जहां r दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी थी। ये वो फॉर्मूला है जो एक बिंदु आवेश के कारण है, और आपके पास दो बिंदु आवेश है, तो आप इनके लिए इंडिविजुअली अलग अलग लेके पहले इस आवेश को लेते हैं, फिर इस आवेश को लेते हैं, और इनके बीच की दूरी को कंसीडर करते हुए हर एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। जैसे हम लोग पहले प्लस क्यू आवेश के कारण निकाल रहे हैं,
यहाँ पर मैंने लिखा प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, प्लस क्यू आवेश यहाँ पर स्थित है बिंदु बी पर, तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। तो पहले इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी देखें तो वो है r माइनस एल, क्योंकि r इसके केंद्र से दूरी है और ये दूरी l है, तो ये दूरी हो गई r माइनस एल। जो तीव्रता E1 मिलेगी इक्वल टू 1/4πε0 के Q अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर, और ये समीकरण 1। और दिशा देखते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज, दो समान धन आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अतः इसकी दिशा E1 बाहर की तरफ होगी और वो दिशा होगी B से P की ओर, जैसा मैंने लिखा B P की ओर। फिर दूसरा, माइनस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। दूरी देखते हैं इन दोनों बिंदुओं के बीच, वो दूरी है r प्लस एल, तो वो तीव्रता है E2 इक्वल टू 1/4πε0 के Q अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर, और ये समीकरण 2। और दिशा देखते हैं, ये बिंदु P है, इस पर मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा और ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसको आकर्षित करेगा, तो दिशा होगी E2 इस तरफ से इस तरफ, यानी P से A की ओर, जैसे मैंने लिखा P A की ओर। आप इस बिंदु P को देख रहे हैं, इस पे दो तीव्रता है E1 और E2। जब किसी एक ही बिंदु पर दो तीव्रताएं होती हैं और दोनों विपरीत दिशाएं में होती हैं, तो इस पर जो परिणामी तीव्रता होती है इन दोनों तीव्रताओं के अंतर के बराबर होती है। जैसा देखें, E1 और E2 एक ही रेखा के अनुदिश विपरीत दिशाओं में है, अतः परिणामी तीव्रता E इनके अंतर के बराबर होगी। तो हम लिखते हैं E इक्वल टू E1 माइनस E2। अब हम समीकरण 1 और 2 से E1 और E2 का मान रख सकते हैं, जैसे E1 का मान समीकरण 1 से रखा और E2 का मान समीकरण 2 से रखते हैं। और जब दोनों में हम Q अपॉन 4πε0 k को कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। फिर इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो E इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 k और इसको r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर करके सॉल्व करते हैं। फिर जब इसका एलसीएम लेते हैं तो r स्क्वायर और l स्क्वायर कट जाएगा, आपको बचेगा 2rl प्लस 2rl। अब आगे की प्रक्रिया में हम इसको सॉल्व करते हुए देखते हैं, जैसे अब हम लिख सकते हैं E इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 k और ये होगा 4rl अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अभी हम आगे इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसको हम आगे किस तरह लिख सकते हैं। तो आगे देखते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में, फिर आगे E इक्वल्स टू दिखते हैं, E बराबर 1/4πε0 के 4rl इंटू Q, जो इधर लिख लिया r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर यहाँ पर। अब इसको हम दो पार्ट में तोड़ते हैं और Q को इसके साथ लिख लिया, तो लिखते हैं 1/4πε0 के 2 इंटू 2QL, Q को इसको साथ लिख लिया और R को बाहर कर दिए, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर होता है 2QL, तो जहां पर ये 2QL है उसकी जगह हमने P लिख दिया, तो आपको मिला E इक्वल्स टू 1/4πε0 के 2P, इसके लिए मैंने P लिख दिया जो यहाँ पर है, और R अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखते हैं L इनके बीच की अल्प दूरी है और R इसके मध्य बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी है। L इज वेरी वेरी लेस देन R, L का मान R की तुलना में बहुत कम है और अगर उसका स्क्वायर करेंगे L स्क्वायर उसका मान और भी कम होगा, अतः इसमें हम इस वाले पद में हम L स्क्वायर को छोड़ देंगे क्योंकि ये वैल्यू बहुत कम है। तो जब हम L स्क्वायर को मान को छोड़ने पर हमको मिल रहा है E इक्वल्स टू 1/4πε0 के 2PR और R स्क्वायर का स्क्वायर, तो R पर 4, यहाँ से एक R कट गया तो आपको मिला E इक्वल्स टू 1/4πε0 के 2P अपॉन R क्यूब। निर्वात या वायु के लिए बात करें तो K बराबर 1, तो हमारे लिए फाइनली मिला E इक्वल्स टू 1/4πε0 2P अपॉन R क्यूब न्यूटन प्रति कूलम। ये फाइनली फार्मूला है निरअक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोगों का जो दूसरा है निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे ये एक वैद्युत द्विध्रुव है AB और निरक्षीय स्थिति क्या है, इसको मिलाने वाली अक्ष के मध्य बिंदु से लंबवत एक बिंदु P लेते हैं जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
अब इसके लिए सबसे पहले तो इन बिंदुओं से इस बिंदु के बीच की दूरी देखते हैं। ये L है और ये R है, इसके मध्य बिंदु से दूरी है, तो ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसी तरह इस बिंदु से भी हुआ। अब हम इस बिंदु पर प्रत्येक आवेश के कारण, जैसे ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू है, प्रत्येक आवेश के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है उस पर हम एक अल्प परिचलन धन आवेश Q0 रखते हैं। तो पहले इसको देखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण। प्लस क्यू के कारण तीव्रता E1, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा तो तीव्रता B से P की ओर, बाहर की ओर, जिसको लिखा है BP की ओर, और E1 इक्वल टू 1/4πε0 के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब चूंकि ये अंडर रूट है और इस पे स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस क्यू आवेश के कारण लिखते हैं। माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E2। अब इसके लिए इनके बीच देखते हैं, तो ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज, तीव्रता P से A की ओर, जिसको मैंने लिखा है, और ये है 1/4πε0 के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और दिशा है P A की ओर या P से A की ओर। अब इस बिंदु पर देखते हैं दो तीव्रताएं काम कर रही हैं, जैसा E1 है और E2 है ये, और ये बराबर और विपरीत नहीं है। अतः इस बिंदु पर परिणामी तीव्रता निकालने के लिए हम E1 और E2 को इसके अवयव में, कंपोनेंट में वियोजित करते हैं। जैसे पहले इस अवयव को वियोजित करते हैं, तो जिसके साथ थीटा लगा होता है वो कॉस कंपोनेंट है, और ये E1 sin थीटा और E2 cos थीटा, E1 cos थीटा। इसी तरह E2 को भी वियोजित करें तो E2 cos थीटा और ये E2 sin थीटा। ये बिंदु P का ही स्ट्रक्चर यहाँ पर है। अब हम देख रहे हैं E1 sin थीटा और E2 sin थीटा बराबर और विपरीत दिशा में, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर, अतः ये एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देंगे। लेकिन इस तरफ देखते हैं E परिणामी तीव्रता E1 cos थीटा जो इसका कंपोनेंट है, और E2 cos थीटा इसका कंपोनेंट है। ये दोनों एक ही दिशा में है, अतः ये दोनों परस्पर जुड़ जाएंगे। तो हम बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालें तो देखते हैं, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता जो कि है E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब E1 और E2 का मान इन समीकरणों से हम रखते हैं, और जब हमने E1 और E2 का मान रखा तो दोनों में 1/4πε0 की Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसको इधर भी cos थीटा और ये cos थीटा, तो 2 cos थीटा। अब cos थीटा की वैल्यू इस वाले त्रिभुज से हम कंसीडर करते हैं, और जो मिलता है L अपॉन R स्क्वायर प्लस स्क्वायर का 1/2। फिर इस cos थीटा का मान यहाँ पर रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा E=1/4πε0 के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू, अब इस cos थीटा को 2 और L का मान रखे हैं, यहाँ पर cos थीटा का मान रखे तो L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर को 1/2। तो फाइनली हमें जो वैल्यू मिला E=1/4πε0 के 2QL अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 1/2। और आप जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण 2QL = P, तो हमें मिलेगा E=1/4πε0 के P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पर 3/2। अब हम इसको आगे की ओर सॉल्व करेंगे। फिर देखते हैं इक्वल्स टू, अब हम चूंकि यहाँ देख रहे हैं L का मान R की तुलना में बहुत कम है, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो वो वैल्यू और भी कम आएगी, तो हम इसको छोड़ देंगे। तो हमको मिलेगा E=1/4πε0 के P अपॉन R स्क्वायर पर 3/2। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमको मिलता है E=1/4πε0 के P अपॉन R क्यूब न्यूटन प्रति कूलम। निर्वात या वायु के लिए K=1 होता है, तो फाइनली जो रिजल्ट मिला E=1/4πε0 P अपॉन R क्यूब न्यूटन प्रति कूलम। ये था आज का निरक्षीय रेखा के लिए फॉर्मूला। जो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण। तो ये हमारे पहले चैप्टर का ही एक टॉपिक है। जैसे मैंने इसके पहले आपको बताया था वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। जैसा कि इस टॉपिक में एक समान वैद्युत क्षेत्र, तो ये हमारा जितने भी ये एरो लाइन है ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसकी दिशा इधर है। और एक समान वैद्युत क्षेत्र कहने का मतलब इसके सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र का मान समान है। अगला देखते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र हमारा बन गया वैद्युत द्विध्रुव। अब हमने एक वैद्युत द्विध्रुव बनाया, जैसे हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर और विपरीत आवेश
एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो हमने दो आवेश ले लिया, -q +q, और ये इनके बीच की अल्प दूरी है 2l। और ये अब हमारा टॉपिक तैयार हो गया कि हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाया, उसमें एक वैद्युत द्विध्रुव को रख दिया। यदि हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसके प्रत्येक सिरे पर, इस सिरे पर और इस सिरे पर एक बल युग्म लगता है। मतलब प्रत्येक सिरे पर एक बल लगता है और वो दो सिरे इसलिए एक बल युग्म लगता है, जिसको हम प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। ये प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। और ये बल युग्म, ये जो लग रहा है, इसको, इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र की दिशा में, अगर ये ऐसे थीटा कोण बनाते हुए रखा गया, इसको ये घुमाकर क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। अब अगर इस पे जो बल लग रहा है वो उसको क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है, और ये बल युग्म, और हम जानते हैं किसी भी वस्तु को किसी अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति बल आघूर्ण कहलाती है। तो अब देखते हैं, माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। अब इस क्षेत्र के कारण, वैद्युत क्षेत्र E के कारण, इसके प्रत्येक सिरे पर +q या -q आवेश पर लगने वाला बल निकाले, F बराबर QE। ये हम निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = F/Q से। हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये फॉर्मूला E = F/Q। वहां से हम लोग ने इसको निकाला E = F/Q, तो F बराबर QE लिख सकते हैं। अब उसके बाद देखते हैं, तो हमारा प्रत्येक सिरे पर एक बल लगा और वो है QE, और ये बल, लगने वाला बल, इसको क्षेत्र की दिशा में घुमाकर लाने का प्रयत्न करता है, जिसको हम प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं, और इसको टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो टाउ बराबर F×R, आप इसको लिखते हैं, एक रिलेशन है बल आघूर्ण तथा बल के बीच में। तो टाउ बराबर बल, एक बल, R क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, ये इनके बीच की लंबवत दूरी, चाहे ये दूरी ले या ये दूरी ले। तो टाउ बराबर मिला एक बल गुणे क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो टाउ बराबर हमने लिख दिया बल, बल हमारा F है, और क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी जो हमने यहां से निकाला 2l sin थीटा। तो हमने लिखा टाउ = F×2l sin थीटा। तो टाउ, अब F का मान यहां से रखेंगे तो QE और 2l sin थीटा। तो फाइनली टाउ बराबर मिला 2QLE sin थीटा। हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P = होता है 2QL, तो इसने को हमने लिख लिया P। तो टाउ बराबर PE sin थीटा, ये हमारा फाइनली फॉर्मूला मिला। इसकी भी दो स्थितियां, विशेष स्थितियां, जिसमें पहला, यदि थीटा बराबर 0, थीटा 0 कब होगा? जब हम इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र की दिशा में ही ला दें। क्षेत्र की दिशा में ला दें तो थीटा = 0, और हम जानते हैं अगर हम क्षेत्र की दिशा में ला दें तो यहां से क्या मिलेगा, sin 0 = 0, तो टाउ बराबर 0। इसका मतलब जब ये पहले से ही क्षेत्र की दिशा में होगा तो इस पर कोई बल युग्म कार्य नहीं करेगा, जिसके कारण इसके प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण भी 0 होगा। दूसरा, यदि थीटा बराबर 90, थीटा 90 कहने का मतलब जब ये वैद्युत द्विध्रुव इस क्षेत्र से लंबवत स्थित हो, उस समय sin 90 = 1, उस समय इस पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण मैक्सिमम होगा, जिसको हम टाउ मैक्सिमम = PE ज्ञात करते हैं। ये था हमारा